नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का। एक अच्छी खबर आपके सामने लेकर आए हैं आज, जो रक्षा मंत्री जी ने कहा है और जिसका अंदेशा आपको याद होगा TV9 भारतवर्ष के बंगाल कॉन्क्लेव में पहले ही लग गया था। बड़ी खबर, चीन ने अपनी सेना को पीछे हटाना शुरू कर दिया। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, पैंगोंग के उत्तर और दक्षिण में डिसएंगेजमेंट प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी है। चीनी सेना फिंगर 8 से हटकर पूरब की तरफ जाएगी, यह इंफॉर्मेशन है। भारतीय सेना फिंगर 3 से निकट धन सिंह थापा पोस्ट पर रहेगी, यह जानकारी आ रही है। और एक और इंफॉर्मेशन वो ये है कि 48 घंटे बाद भारत चीन डिसएंगेजमेंट पर फिर बात करेंगे। यह एक और इंफॉर्मेशन हमारे सामने है। मैं चाहूंगा कि यह ब्रेकिंग न्यूज एक बार फिर से अपने दर्शकों को बताऊं, इस वक्त की बड़ी खबर। और वो बड़ी खबर यह है, जरा ध्यान से देखें आप। चीन ने अपनी सेना को पीछे हटाना शुरू किया। तस्वीरों के साथ पैंगोंग के उत्तर दक्षिण में डिसएंगेजमेंट प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी है। फिर चीनी सेना फिंगर 8 से हटकर पूरब की तरफ जाएगी। फिर जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, भारतीय सेना धन सिंह थापा पोस्ट पर रहेगी। मैं बहुत तेजी से, हमारे जितने भी दर्शक हैं, हमारे सहयोगी सुमित मेरे साथ जुड़ चुके हैं जो ये खबर को कवर कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले आपको इसके 3 पॉइंटर जो है वॉल पर, वो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। जो हमारे पास जानकारी है, जो इंफॉर्मेशन हमारे पास आ रही है, वो लेकर आइए, सीधे चल रहे हैं यहां पर। आइए, सबसे पहले जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, उस इंफॉर्मेशन को लेकर अगर इलैबोरेट किया जाए तो जो जानकारी आई है, जरा हमारे दर्शकों को दिखाएं तुरंत तेजी से। सहमति के 3 सिद्धांत जो हैं जरा बताएं। सिद्धांत 1, दोनों पक्ष LAC को माने और इसका आदर करें। सिद्धांत नंबर 2, यानी ये प्रिंसिपल्स हैं, कोई भी पक्ष एक तरफा तरीके से यथास्थिति को न बदले। सिद्धांत नंबर 3, सभी समझौतों का दोनों पक्ष सम्मान पूर्वक पालन करें। मैं चाहूंगा इस ग्राफिक्स को सीधे ब्रेकिंग के साथ अगर संभव हो तो लेकर आए। सुमित के पास चलेंगे। सुमित, पूरी जानकारी दीजिए हमारे दर्शकों को। ये बताइए कि ये सब हुआ कैसे, जो डेडलॉक बना हुआ था कैसे खुला, ये कैसे हुआ एकदम से ऑल ऑफ सडन? देखिए, ये ऑल ऑफ सडन नहीं हुआ है निशांत। इसको लेकर बहुत लंबी बातचीत हुई है। आपको पता है कि पिछले साल भी ये बातचीत इसी तरीके से प्लेटफॉर्म पे ट्रैक पर आती नजर आ रही थी जून महीने में। लेकिन 15 जून के दिन जो चीन ने किया, उसके बाद चीजें बिल्कुल बदल गई। इसी के बाद भारत ने अगस्त महीने में अपने और प्रिवेंटिव एक्शंस लिए और अपनी टेक्निकल पोजीशंस को और मजबूत कर लिया। वहीं से शुरुआत हुई थी चीन की लगातार बातचीत करने की। उससे पहले निशांत चीन बातचीत नहीं कर रहा था, लेकिन जब अभी 9वें राउंड की कॉन्फ्रेंस जब बातचीत हुई कोर कमांडर की जनवरी में 2021 में, तब यह तय किया गया कि दोबारा से डिसएंगेजमेंट के प्रोसेस को स्टार्ट किया जाए। और अब शुरुआत भारत की तरफ से कहा गया था कि फिंगर 4 से होगी। फिंगर 4 से आपको पूरी तरीके से हटना होगा, जिसको लेकर चीन राजी हो गया, जिसको लेकर रक्षा मंत्री ने आज स्पष्ट भी कर दिया। लेकिन इंपॉर्टेंट यह है कि अभी निशांत सिर्फ शुरुआत हुई है। डिसएंगेजमेंट का प्रोसेस अभी पूरा खत्म नहीं हुआ है। फर्स्ट फेज के अंदर आपके फिंगर 4 का इलाका यानी नॉर्थ पैंगोंग और साउथ पैंगोंग के इलाकों में डिसएंगेजमेंट होना है पूरी तरीके से। ये सिर्फ इनिशिएट हुआ है कल से, और अब ये देखना होगा कि 48 घंटे के बाद, क्योंकि रक्षा मंत्री ने भी ब्रीफ किया, आपने रक्षा मंत्री जी का जिक्र किया, मैं चाहूंगा कि हम अपने खास मेहमानों के पास आए। उससे पहले रक्षा मंत्री जी ने आज क्या कहा, आइए देखते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने आज क्या कहा सदन में, आइए देखते हैं। पैंगोंग लेक के नॉर्थ एवं साउथ बैंक पर डिसएंगेजमेंट का समझौता हो गया है। और इस बात पर भी सभापति महोदय, इस बात पर भी सहमत हो गई है कि पैंगोंग लेक से पूर्व से पैंगोंग लेक से पूर्ण डिसएंगेजमेंट के 48 आवर्स के अंदर सीनियर कमांडर स्तर की बातचीत हो तथा बाकी बचे हुए मुद्दों पर भी हल निकाला जाए। बातचीत के लिए हमारी स्ट्रेटेजी तथा अप्रोच माननीय प्रधानमंत्री जी के इस दिशा निर्देश पर आधारित है कि हम अपनी 1 इंच जमीन भी किसी और को नहीं लेने दें। मैं सीधे चलूंगा, हमारे खास मेहमान हमारे साथ हैं, जनरल सिन्हा मेरे साथ हैं और मेरे साथ फॉर्मर एम्बेसडर विष्णु प्रकाश सर हैं। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। क्विक रिएक्शन सबसे पहले। जनरल सिन्हा, मैं आपके पास सवाल लेकर आऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं विष्णु सर के पास आऊंगा। सर, ये जो कुछ भी हुआ है, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि इसको कितना परमानेंट समझा जाए। बिल्कुल कुछ परमानेंस नहीं है। ये जो सब कुछ हादसा हुआ है, इससे 2 चीजों का पता लगता है कि भारत की क्षमता और चीन का छल।
तो मेरे लिए ये सबसे बड़ा एक इसमें रिजल्ट निकलता है। पर ये भी दिखाता है कि कूटनीति असंभव को संभव बनाने की कला है। जंग, लड़ाई हल नहीं है। जो बातचीत से निकलता है वो अच्छा है, पर हमको सतर्क रहना पड़ेगा क्योंकि हम चीन पे कतई विश्वास नहीं कर सकते। विष्णु सर, ये सवाल मैंने आपसे पूछा इसीलिए था क्योंकि आपसे ज्यादा स्पष्ट तरीके से डिप्लोमेट अगर बात की जाए तो कोई नहीं बोलता ऐसे इशू पर, और आपने बहुत सही कहा है सर। मैं जनरल सिन्हा के पास आ रहा हूं। जनरल साहब, अभी जो सोल्यूशन आपको दिखाई दे रहा है, इस सोल्यूशन में कई लूप होल्स हैं, कई सारी चीजें हैं जो आने वाले समय में आएंगी, लेकिन क्या यह समझा जाए कि चाइना ने हमारी ताकत को टेस्ट किया और उसके बाद वो फेल कर गए, उनको समझ में आ गया कि इंडिया जो है वो ईल्ड नहीं करेगा? जय हिंद निशांत। देखिए, आज की जो प्रक्रिया में आपने देखा जिस तरह से रक्षा मंत्री हमारे सदन के पटल में आकर के इसका विवरण दिए हैं, उनके जोश खरोश, उनके शब्दों का, तो उसका चयन देखें। ये सबको पता है कि चाइना के ऊपर आप विश्वास नहीं कर सकते। चाइना के ऊपर विश्वास नहीं करते तो ये अप्रैल, मई के जून के अंदर में एक कार्रवाई नहीं होती। चाइना के ऊपर आप विश्वास नहीं करते तो गलवान नहीं होती। चाइना के ऊपर हम विश्वास करते तो हमें कैलाश रेंज नहीं पकड़ना पड़ता। ये सब बातें सही हैं और इसकी पूरी की संज्ञान हमारे चीफ, हमारे सारे लोग, हमारे चाहे डिप्लोमेट हैं, वो लेते रहते हैं। इस क्वेश्चंस को यदि हम पकड़े रहेंगे तो चीजों को हम समझेंगे नहीं। आज के दिन में वस्तु स्थिति ये है। देखिए, ये नहीं, राजनाथ सिंह ने इसका खुलासा नहीं किया। आप उनके प्रवक्ता है, चाइनीज प्रवक्ता, वो ग्लोबल टाइम नहीं है, वो कर्नल क्यू बियॉन, वो आकर के पहले बताते हैं कि ये कार्रवाई हुई है। तो ये बहुत बड़ी, यदि आप इसको कम आंकेंगे, मेरा स्ट्रैटेजिक लेवल पे यदि आपकी सोचेंगे तो बहुत बड़ी एक जीत है भारत की। ओके, देखिए, जमीन पे कार्रवाइयां जो होंगी, मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा। आपने जो पॉइंट रखा है, मैं थोड़ा रियलिस्टिक सिचुएशन समझा दूं। सुमित मेरे सहयोगी, वो आजकल थोड़ी तबीयत उनकी नासाज है, इसलिए मेरे साथ स्टूडियो में नहीं है, लेकिन सुमित ने हमको ग्राफिकली काफी सारी चीजें बताई हैं। मेरे सहयोगी पुरुषोत्तम ने उसको एग्जीक्यूट किया। ये जरा दिखाएं आपको, और यहां पर आप देखें क्या क्या हुआ है, वो मैं आपको बता रहा हूं, और उसके बाद कुछ सवाल हैं। इन सवालों के जवाब ठीक इसकी ग्राफिक्स के पास आएंगे। जरा दिखाइए, प्ले करें सामने। पैंगोंग लेक के उत्तर और दक्षिण से सेनाएं हटेंगी। नंबर 1, चीनी सेना फिंगर 8 से पूरब की दिशा में जाएगी। देखिए, मैं आपको लोकेशन भी समझा सकता था, लेकिन मैं आपको फैक्ट्स बताना चाहता हूं। भारतीय सेना फिंगर 3 के पास धन सिंह थापा पोस्ट पर ही रहेगी। साउथ बैंक एरिया में भी दोनों देश यही काम करेंगे। नॉर्थ बैंक पर दोनों देश गतिविधियां अस्थायी रूप से बंद रखेंगे। अप्रैल के बाद हुए सभी निर्माण हटाए जाएंगे। पहले चरण की सेना वापसी के 48 घंटे के अंदर फिर बातचीत होगी। अब जरा यहां पर आइए आप। अब मैं कुछ सवाल पूछ रहा हूं और ये सारे सवाल यहां पर देखें आप। ये सवाल मेरे खास मेहमानों से मैं पूछ रहा हूं। आइए जरा प्ले करें इसको यहां पर। देखिए, सवाल नंबर 1 सबसे इंपॉर्टेंट, क्या भारत को फिंगर इलाके की महत्वपूर्ण चोटियां छोड़नी चाहिए जो हमने बड़ी मुश्किल से कैप्चर की? जैसे ब्लैक टॉप हमने कैप्चर कर लिया, कई सारी एरिया। यह बहुत बड़ा सवाल है। नेक्स्ट, क्या भारत चीन के ऊपर अभी पूरी तरह यकीन कर सकता है? बहुत बड़ा सवाल है। नंबर 3, नीचे प्लीज ब्रेकिंग चलाते रहें। क्या चीन PP-14 से पीछे हटेगा? यह बहुत बड़ा सवाल है। क्या चीन PP-14 से पीछे हटेगा? चौथा सवाल, क्या देप्सांग का इलाका चीन खाली करेगा? और पांचवा और अंतिम सवाल, चीन के आक्रामक रुख से निपटने के लिए आगे भारत की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? मैं इन सारे सवालों के साथ सीधे, मैं चाहूंगा राहुल ये सारे सवाल एक एक करके आप प्ले करते जाएं। पहला सवाल जो था हमारा कि भारत को क्या महत्वपूर्ण चोटियां छोड़नी चाहिए, जल सेना सर, आपसे मैंने यह सवाल पूछा था आज से ठीक करीब 1-1.5 महीना पहले, बल्कि 2 महीने पहले, और आपने बड़े जोर से कहा था कि निशांत वो हमारी मेहनत है, अब हमें वो नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन अब हालात ऐसे बन गए कि हमें छोड़ना पड़ रहा है। आपका अब क्या कहना है? देखिए, मेरा ये मानना है कि ये जो कैलाश रेंज जो है, खास करके जो चुशुल का इलाका है, स्पांगुर गैप का इलाका है, चांगला जांगला, वो आपने 62 के बाद फिर से पकड़ा था और एक बहुत बड़ी सफलता हासिल की थी।
वो सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। यदि कुछ भी इस इलाके में होता है तो इसी गैप से होता रहा है और होता रहा है, चाहे इतिहास के पन्ने को आप पलटेंगे। मगर मैं आपको अंडरस्कोरिंग करता हूं, यह था इलाका जब ऐसा लगता था कि फिंगर 8 तक चाइना कभी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उसके लिए सामरिक ये, और वो बताता रहा है, टेबल पे बताता रहा है, जमीन के ऊपर बताता रहा है। आज यदि वो पहले फिंगर 8 तक जाता है तब आपसे वो उम्मीद करेगा। देखिए फिंगर 6 को आपको पता होगा, उसने वहां पर एक ये बनाया, नेवल जेटी बनाई, और नेवल जेटी अभी नहीं बनाई, वो पहले बनाई थी। और ये सारे चीजें वो तोड़ रहा है और उसको लेकर जाएगा, और यह इंश्योर होगा पहले चरणों के अंदर में। यदि ये करता है तो आपको भी वो करना पड़ेगा। ठीक है, ये मेरा सवाल आपसे था। मतलब आपका ये कहना है कि ये क्विड प्रो है, एक हाथ से लो, दूसरे हाथ से दो, हमारे टर्म्स एंड कंडीशंस में। अंडरस्टूड। ये चीजें, लेकिन क्या भारत ने अपने टर्म्स एंड कंडीशंस यहां पर डिक्टेट कर रहा है? क्योंकि आई एम प्रीटी श्योर पॉलिटिकली या किसी भी तरीके से बहुत ज्यादा प्रोपेगेंडा भी आने वाले समय में होने वाले हैं। देखिए, आपको 8वें राउंड का मैं चरण की जो बातचीत हुई थी उसकी याद दिलाऊंगा। 8वें राउंड के अंदर में चाइना कहता था कि आप साउथ ऑफ पैगोंग को छोड़िए, आप इन जगहों को छोड़िए, उसके बाद ही हम कोई चीज करेंगे। और भारत अडिग रहा और जमीन के ऊपर में, ऐसा मेरा मानना है कि आने वाले समय में अप्रैल मई के अंदर में बहुत बड़ा कुछ होने वाला था। और आज के दिन में ये चीजें मिलिट्री, जी जस्ट होल्ड योर थॉट, मैं आपके पास आ रहा हूं, प्लीज गो अहेड। ओके, आप कंप्लीट कर लें प्लीज। मेरा यह मानना है, चाहे आप किसी भी पन्ने को देखिए, मिलिट्री स्ट्रैटेजी के अंदर में आपको इन चीजों को करना पड़ता है, जबकि दुश्मन चालाक है। मगर भारत को आप ऐसा मत समझे कि अब कोई उसको चालाकी में फंसा सकता है। ठीक है, हमारी ठीक है। मेरा अगला सवाल जो है वो मैं विष्णु सर से पूछना चाहूंगा। सर, अगला सवाल यह है कि क्या भारत चीन के ऊपर पूरी तरह यकीन कर सकता है? निशांत जी, आप तो पूरी तरह कह रहे हैं, मैं तो ये कह रहा हूं कि कतई नहीं कर सकता। पूरी तरह तो क्या, कतई नहीं कर सकता। और ये बहुत जरूरी है कि और मैं कभी नहीं भूलता कि जब रोनाल्ड रीगन राष्ट्रपति थे अमेरिका के और गोर्बाचोव जो राष्ट्रपति थे यूएसएसआर के, इनकी पहली मुलाकात आइसलैंड रिक्याविक में हुई थी। जब इन्होंने, रोनाल्ड रीगन ने कहा था, दवेर्याय नो प्रवेर्याय, विच इज अ रशियन सेइंग, ये रशियन कहावत है, विश्वास कीजिए, ट्रस्ट बट वेरीफाई, चेक कीजिए। तो हम विश्वास भी नहीं करेंगे, चेक भी करेंगे, अपना बिल्कुल अपना सावधान रहेंगे, और जो हमको करना है अपने देश की सुरक्षा के लिए निरंतर करेंगे। देखिए, एक तरह से बहुत अच्छा हुआ है, मैं थोड़ी सी कड़वी बात कहने लगा हूं, अच्छा हुआ है कि हमारी दोबारा आंखें खुल गई हैं। हमको पता लग गया है कि ये देश हमारा हित नहीं चाहता, और हम और भी सतर्क रहेंगे। तो कीमत अदा की है हमने, पर ये शायद लॉन्ग रन में और भी फायदेमंद रहेगी। सर, लेकिन मैं आपसे एक और चीज जानना चाहता हूं सर। आज के हालात में क्या भारत की इकोनॉमिक पॉलिसीज, क्या भारत की जियो स्ट्रैटेजिक पॉलिसीज जो पिछले कोविड काल में श्रिंक हो गई हैं चाइना को लेकर, मतलब हमने उनसे दूरी बना ली है, क्या इस मूव के बाद वापस सब कुछ स्टेटस को रिमेन वापस हो जाएगा? क्या वापस बैन हटने शुरू हो जाएंगे उनके ऐप्स के ऊपर? क्या वापस हम बिजनेसेस उनके लिए खोलेंगे? क्या आपका एनालिसिस है? व्हाट इज द हिंट साइड? मुझे, मेरी उम्मीद है, मैं चाहता ये हूं कि, एक तो चाहता क्या हूं, जो स्टेटस को एंटे बॉर्डर पे तो शायद रिस्टोर हो जाएगा, LAC पे तो हो जाएगा, पर रिलेशंस में नहीं होगा। ये जो दरार है बहुत गहरी है, और अब हम फूक के कदम रखेंगे। मुझे नहीं लगता कि बैन हटेंगे, मुझे नहीं लगता है कि थोड़ी बहुत अगर इकोनॉमिक एक्सचेंजेस होनी शुरू हो गई तो होनी शुरू हो गई, पर ये दरार भरने में निशांत जी बहुत समय लगेगा। और अब हमको अपनी क्षमताएं बढ़ानी है, अब हमको अपने आर्थिक और जो सेल्फ रिलायंट इंडिया है, आत्मनिर्भर भारत बनाना है, हमको अपनी सुरक्षा पे कदम रखने हैं।
तो हम इनके साथ लड़ाई नहीं चाहते हैं, पर ये हमारे दोस्त बन जाएं या सहयोगी बन जाएं, ऐसा भी मुझे नहीं लगता है। आप जो पूछ रहे हैं सर, आप जो बता रहे हैं, मैं इसको वाकई में एक बहुत ही प्रैग्मेटिक अप्रोच देखता हूं, मतलब रियल प्रैक्टिकल अप्रोच है। मैं सीधे जनरल साहब के पास चलूंगा। जनरल साहब, मेरे अगले के 2 सवाल आप ही से सीधे। क्या PP14 और देप्सांग से चीन हटेगा, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है? देखिए, वहां की जमीनी हालात को मैं थोड़ा बयान करना चाहूंगा। आप केवल PP14 की बात कर रहे हैं। PP10 से लेकर के 13A जो है उस इलाके की 14 गलवान में तो रिस्टोर हो चुका है, 13A तक की बात करें, और उसके बाद 16-17 ये भी रिस्टोर हो चुका है। जो हम 10 से लेकर के 13A की बात करते हैं, जिसमें वाई जंक्शन है, कुंगरांग नाला आता है, इस इलाके में जो PLA की फोर्सेस हैं वो हमारे जमीन पे नहीं है, मगर उसको डोमिनेट करती हैं। हमारे पेट्रोलिंग को वो बाधित कर रही हैं। पेट्रोलिंग इस इलाके में आपको 10 से लेकर के 13A तक बाधित कर रही हैं, ऐसा जानकारियां हैं। ऐसा शायद मेरे पास भी कुछ जानकारी है कि हमें आज भी बाधित कर रही हैं। अब देप्सांग की बात करें, देप्सांग के अंदर में आज के दिन हमारे लिए विन विन सिचुएशन है। मेरा ये मानना है, बहुत लोग नहीं मानेंगे, कि यदि देप्सांग में स्टेटस को आज की तरह मेंटेन हो, वो हमारे लिए बहुत फायदेमंद। हमने बहुत ज्यादा हमारे आर्मड BMPs और जो बड़े गन्स हैं वो हमने इंडक्ट किए हैं, जो डायरेक्ट थ्रेट करता है काराकोरम को, और इसी के कारण चाइना यहां आया था और किसी कारण से नहीं। जो ड्यूबियो आपने बनाए हैं, ये हमारे लिए एक्चुअली बहुत बड़ा विन विन है। यदि हम जो PP10 से लेकर के 13A को रिस्टोर करते हैं और उसके अलावा देप्सांग को पकड़े रहते हैं और पंप करते हैं, चाइना पूरे CPEC में थ्रू आउट थ्रेटन रहेगा, मगर शायद ऐसा नहीं होगा। मेरा यह मानना है, क्योंकि जिस तरह से हमारे रक्षा मंत्री ने कहा कि बहुत सारे इश्यूज बाकी हैं और उसको उन्होंने आउटस्टैंडिंग इशू का नाम दिया। ये 48 घंटे के बाद, यदि हमारा फर्स्ट फेज के बाद ये शुरू होता है, तो शायद ये चाइना आपको ये क्यों किया था, ये पैगांगसो के ऊपर में, पैगांगसो के इसलिए किया था कि आपको गलवान के ऊपर क्यों आया था, कि आपको वो कट ऑफ करे, आपको काटे डिबियों में, जो कि शायद वो नहीं कर सका। उसमें हमारे बलिदानी, हमारे जो संतोष बाबू की बलिदानी, उनके 20 जवानों की बलिदानी बहुत बड़ा। सर, मैं थोड़ा सा आपको रोकूंगा, जनरल साहब, थोड़ा सा रोकूंगा मैं आपको। मेरे साथ सीधे यहां पर मौजूद है सुमित। मैं उनसे एक चीज, सुमित, मनीष ने मेरे साथ ज्वाइन किया। मनीष, थैंक यू सो मच, मेरे साथ बने रहिए मनीष। सुमित, मुझे एक चीज बताइए, आप LAC पर इफ आई एम नॉट रॉन्ग 3 या 4 बार गए इस दरमियान पिछले कुछ महीनों में। आपने मुझे लास्ट अपडेट जो हमको आपने दिया था, वो अपडेट ये था कि भारत ने अपनी पोजीशंस इंक्रीज की हैं, भारत ने अपने सोल्जर्स बढ़ाए हैं, और आपने ये भी मुझे बताया था कि चीनी जो सोल्जर्स हैं वो बेहोश हो रहे हैं, गश खा के गिर रहे हैं, उनको विड्रॉ किया जा रहा है। मुझे आपसे ये जानना है सुमित, क्या ये समझा जाए कि चाइनीज इस बारे में अच्छी तरह अवगत हो गए कि वो नहीं सहन कर सकती ये टेरेन? देखिए निशांत, इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है कि चाइनीज इस टेरेन को बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये हमने देखा, कई रिपोर्ट्स में सामने आया कि कैसे उनके सोल्जर्स की लगातार तबियतें खराब हो रही थी, लगातार वो इन हाई एल्टीट्यूड पे कभी नहीं बने रहते थे। हमारे साथ कई जनरल है, जनरल सिन्हा भी जानते हैं कि वो लगातार इन एरियाज के अंदर सर्विलेंस सिर्फ और सिर्फ अपने कैमरा से रखते थे, या हाई डेफिनेशन कैमरा से, या फिर दूर से बैठे हुए देखते थे कि अगर कोई पेट्रोलिंग आ रही होती थी भारत की, तो अपनी गाड़ियां लेकर आते थे, रोकते थे और वापस चले जाते थे। ये चीन की स्ट्रैटेजी थी। और अगर आप पिछले 1 साल में करीबन 9 से 10 महीने में देखें, तो हमेशा चीन हमें प्रेशराइज करता रहा है साई ऑफ से। लेकिन जब भारत नहीं डरा, जब भारत लगातार अपने आप को और मजबूत करता रहा, तब चीन को लगा कि शायद उसकी जमीन अब खिसक रही है और दुनिया में उसकी किरकिरी हो रही है। और गलवान में भी हमने देखा कि भले ही चीन ने यह दिखाने की कोशिश की कि उसने गलवान में बहुत कुछ कर दिया, लेकिन बाद में रिपोर्ट आई, चाहे अमेरिका की हो, रशिया की हाल में रिपोर्ट आई कि करीबन 45 के करीब 40 से 45 से सोल्जर्स की कैजुअलिटी। तो चीन इनको अपने डोमेस्टिक ऑडियंस के सामने नहीं लाना चाहता। अब चीन चाहता है कि भारत के साथ स्थिति
थोड़ी नर्म हो जाए, थोड़ी बदले, लेकिन फिर भी मैं आपको कह रहा हूं कि ये शुरुआत है डिसएंगेजमेंट की। अभी पर हमको उस पर विश्वास नहीं करना, और अभी भी वेरिफिकेशन का जो टर्म है वो इसीलिए रखी गई है ताकि चीन के हर कदम पर यह देखा जाए कि वो जमीनी तौर पर वो काम कर भी रहा है या फिर दोबारा से भारत को जून वाली स्थिति में खड़ा ना कर दे। एक बहुत शार्प रिएक्शन। लास्ट क्वेश्चन मेरा जो है, मैं यहां पर ये लास्ट क्वेश्चन जो हमने खड़ा किया था क्योंकि हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट था। विष्णु सर, चीन के आक्रामक रुख से निपटने के लिए आगे भारत की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए आपके हिसाब से? निशांत जी, 4 चीजें होनी चाहिए। सबसे पहला तो है, हम जो प्रधानमंत्री जी के लीडरशिप में जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर तेजी से बढ़ रहा है, ये हमको बढ़ाते रहना पड़ेगा। हमको आत्मनिर्भर भारत बनाना होगा डिफेंस सेक्टर में, ताकि हम अपनी इक्विपमेंट और रिक्वायरमेंट ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकें। और विश्व संगठन बनाना पड़ेगा, चाहे इंडो पैसिफिक रीजन में, चाहे क्वाड में, लाइक माइंडेड कंट्रीज, क्योंकि चीन एक ऐसी ताकत है, ऐसा एक चैलेंज है, ऐसा जो इनके इरादे हैं ये सबको खतरे में डाल रहे हैं। जो एक कहावत है कि अगर आपको अमन चाहिए तो जंग के लिए तैयार रहिए, वो हमको करना पड़ेगा। और आखिरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे जनरल सिन्हा ने भी कहा है, ये देश हमको फिर आजमाएगा। ये आखिर बात नहीं है, इनके इरादे बिल्कुल, इनके इरादे नापाक हैं और हमको सदैव तैयार रहना पड़ेगा। आई थिंक, मुझे लगता है सर अब एक नापाक शब्द का सिनोनिम हो गया है, नाचीन है इनके इरादे। आई थिंक दैट इज अ बेटर वर्ड अब मुझे लगता है, क्योंकि नापाक के साथ नाचीन कहेंगे हम। मनीष झा पार्लियामेंट से हमारे साथ हैं। मनीष, आप भले ही पार्लियामेंट से मेरे साथ हैं, लेकिन मैं नहीं भूल सकता कि आप एमईए भी कवर करते हैं मेरे लिए, हमारी टीम के लिए। मैं आपसे जानना चाहूंगा, बड़ी खबर जो आ रही है, जो बाइडेन ने दिया जिनपिंग को पहला सख्त संदेश। अमेरिकी राष्ट्रपति ने चीन की बेईमानी वाली अर्थनीति पर चेताया। हांगकांग में चीन की ज्यादतियों पर भी जताई नाराजगी। पड़ोसी देशों के साथ आक्रामक रुख को कहा गलत। चीनी नए साल के मौके पर बाइडेन ने जिनपिंग से बातचीत की है और उन्होंने एक बहुत स्ट्रांग मैसेज दिया है। जो बाइडेन ने चाइना को स्ट्रेट फॉरवर्ड कई सारे मैसेजेस दिए। मनीष झा इस खबर को ब्रेक कर रहे हैं। मनीष, जो बाइडेन का टेलीफोन कॉल और शी जिनपिंग को बहुत वार्म कॉल नहीं था, उसके अंडरटोन्स बहुत स्ट्रांग थे। देखिए निशांत, वो हिंदी फिल्म में एक डायलॉग है ना कि जब आगाज ऐसा हो तो अंजाम क्या होगा। पहला कॉल अमेरिकी राष्ट्रपति का चीन के राष्ट्रपति को जाता है, वो भी चीन के नए साल पर शुभकामना संदेश के तौर पर। क्या कुछ कहा जाता है, शुभकामना संदेश के तौर पर चीन के राष्ट्रपति को अमेरिका के राष्ट्रपति कहते हैं कि आप बेईमानी से अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाते हैं, आप दादागिरी करते हैं, वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप ह्यूमन राइट का वायलेशन करते हैं सिंजियांग में, वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम इंडिया पैसिफिक में आपकी दादागिरी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम ग्लोबल इकोनॉमी को ठीक से रखेंगे और हम अपने अमेरिकी हितों को प्रोटेक्ट करेंगे। ये पहले कॉल के तौर पर अमेरिका के राष्ट्रपति अगर चीन के राष्ट्रपति को बता रहे हैं, तो यही आपको बताता है कि चाहे अमेरिका हो, भारत हो या दुनिया के वो तमाम मुल्क, किस तरह से चीन को काबू करने के लिए, चीन को नियंत्रित करने के लिए वो। अच्छा देखिए, मैं एक चीज पूछता हूं। देखिए, मैं एक बहुत हाइपोथेटिकल सवाल पूछ रहा हूं, और विष्णु सर, आई एम सॉरी, लेकिन मैं बहुत ज्यादा सिनिकल हो रहा हूं, मैं बहुत ज्यादा बिटवीन द लाइंस रीड कर रहा हूं, बट आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, दिस इज हाउ वन शुड बी हॉकिश। सर मुझे एक बात बताइए, जो बाइडेन ने फोन किया, नंबर 1, माना कि उन्होंने पहले प्रधानमंत्री मोदी से बात की, लेकिन उनकी प्रायोरिटी लिस्ट में प्रधानमंत्री मोदी भी काफी नीचे थे, लेट्स नॉट फॉरगेट दैट। जो बाइडेन ने प्रधानमंत्री मोदी से बात करने के बाद उन्होंने बात की शी जिनपिंग से, हमें अच्छा लगा। लेकिन WHO ने क्लियर कट वुहान की लैब को क्लीन चिट दी। WHO की फंडिंग जो रोकी गई थी, बाइडेन ने आते ही उस पर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किए कि नहीं, कंटिन्यू विद इट। चाइना का बिजनेस वर्ल्ड में सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। क्या मैं ये नहीं समझ सकता, क्या मैं थोड़ा हाइपोथेटिकल होकर आपसे ये सवाल नहीं पूछ सकता कि चाइना को हर जगह से जब पता लग गया दैट ही इज गेटिंग अ क्लीन चिट, तो उसने कहा कि ठीक है, हम डाइवर्जन टैक्टिक्स जो एग्रेशन की है उससे कंट्रोल करते हैं। आपकी बात बहुत गंभीर से सोचने वाली है, क्योंकि कोई भी चीज़ इतनी सरल नहीं होती। और मैं आप बिल्कुल मानता हूं कि इसमें एक प्याज की तरह है, लेयर होती हैं बहुत सारी।
जहां तक WHO का, जहां तक चीन का सवाल है, मुझे ये लगता है कि इस वक्त शी जिनपिंग की स्थिति पे आंच आ रही थी। उन्होंने भारत के खिलाफ कार्रवाई तो शुरू कर दी, पर अब उनको समझ नहीं आ रहा था किस तरह किया जाए, क्योंकि उनको दिखाने को कुछ नहीं था और उनको एक तरह से फेस सेवर चाहिए था। तो उन्होंने किसी तरह फिलहाल इसमें से निकलने की कोशिश की है। जहां तक बाइडेन साहब का सवाल है, मेरा थोड़ा सा आपके सहयोगी मनीष जी के साथ मतभेद है। मुझे ये लगता है कि वो, क्योंकि ट्रंप ने ऐसा ताना बाना बुना था कि बाइडेन साहब उसमें से एकदम से निकल नहीं सकते और चीन के खिलाफ रोष बहुत है, तो वो मिक्स सिग्नल्स दे रहे हैं। एक तरफ कह रहे हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, और दूसरी तरफ ये कह रहे हैं निशांत जी, जो बहुत महत्वपूर्ण है, कि जब अमेरिका का हित होगा तो हम उनके साथ कोऑपरेट करेंगे, उनके साथ काम करेंगे। मैं इसका अगर ट्रांसलेट करूं डिप्लोमेटिकली, तो ये अब क्या होगा कि ज्यादा चीजें जो भी होंगी, जो भी कदम लिए जाएंगे, उसको जामा पहनाया जाएगा, कपड़े पहनाए जाएंगे अमेरिकी हित के, और ये दिखाया जाएगा कि साहब ये तो अमेरिकी हित में है। तो साहब, कोई आप किसी देश के साथ जो कोऑपरेट करते हो, क्या अपने हित के लिए नहीं करते? वेरी ट्रू। तो हमको इस बात पे भी बहुत सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि जो बाइडेन साहब की पॉलिसीज ट्रंप साहब की पॉलिसी से भिन्न होंगी। सर, अभी मेरे पास इसी लिहाज से एक बड़ी खबर आ रही है जिस पर मैं मनीष से एक इनपुट लूंगा और सीधे में क्योंकि पेंटागन को लेकर है, जो जन साहब के पास आऊंगा। चीन के खिलाफ अमेरिका का नया एक्शन, रक्षा मंत्रालय ने चीन पर नई टास्क फोर्स बनाई। चीन से निपटने की रणनीति बनाएगा यूएस टास्क फोर्स। एक्सपर्ट से बात कर रणनीति तैयार करेगी टास्क फोर्स। रिपोर्ट के बाद अमेरिकी रक्षा मंत्रालय लेगा बड़े फैसले। सीधे मनीष झा ये जानकारी, पूरी जानकारी दिखाएं, और मैं चाहूंगा जो पहले वाले शॉट चल रहे थे वही प्ले करें। मनीष, प्लीज गो अहेड। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने खास करके चीन की चुनौतियों से निपटने के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया है। यानी अमेरिकी रक्षा मंत्रालय, पेंटागन की प्राथमिकता है कि वो चीन को किस तरह से नियंत्रित करे। यहाँ पर जो विष्णु सर कह रहे थे, ये बात सच है कि डिप्लोमेसी अपने देश के इंटरेस्ट के हिसाब से आगे बढ़ेगी, लेकिन फिर बात वही है कि चीन की चुनौती सिर्फ भारत के लिए नहीं है, चीन की चुनौती अमेरिका के लिए भी है। और मैं बहुत गौर कर रहा था, आप देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति का चाहे कनाडा के प्रधानमंत्री के साथ बातचीत हो, या फिर अमेरिकी राष्ट्रपति का प्रधानमंत्री भारत के प्रधानमंत्री के साथ भी बातचीत हो, हर जगह कुछ बात बहुत कॉमन होती है। और कॉमन क्या है? इंडो पैसिफिक वर्ड। कॉमन क्या है? जो इंटरनेशनल जो रूल्स ऑफ नेविगेशन। कॉमन क्या है? तो चीन से संबंधित जो चुनौतियों को निपटने के लिए कैसे सब एक अलायंस तैयार हो, ये बातें लगभग सभी राष्ट्राध्यक्षों की बातचीत में कॉमन दिखाई देता है। और उसी एजेंडा को आगे बढ़ाने के लिए अगर अमेरिकी रक्षा मंत्रालय एक स्पेशल टास्क फोर्स का गठन कर रहा है जो सिर्फ और सिर्फ चीन को फोकस करेगा, चीन पर ध्यान रखने वाला है, तो आप समझ सकते हैं कि बाइडेन ये सिग्नल किस दिशा में दे रहे हैं। आप जो बता रहे हैं, मैं सीधे चलूंगा यहां पर। विष्णु सर, मैं पहले आपसे क्विक रिएक्शन लूंगा। सर, जो हमने अभी तक पढ़ा है, जो आकलन किया है, वो ये है कि जो बाइडेन डिप्लोमेसी में बिलीव करते हैं, उनका काम इनडायरेक्ट वे में ज्यादा होता है, और डोनाल्ड ट्रंप चीजों को हेड ऑन लेते थे। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल यह है कि डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बनने के 2-2.5 साल तक साउथ एशिया के लिए कोई सेक्रेटरी तक अलॉट नहीं किया था, और इन्होंने टास्क फोर्स ऑलरेडी बना दी है। यानी कि सीधे तौर पर ये घुमा फिरा कर चीजों को कर रहे हैं। इनकी लिस्ट ऑफ प्रायोरिटीज में है, बट अ टास्क फोर्स विल हैंडल, प्रेसिडेंट इज नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व। योर टेक सर। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जो बाइडेन साहब इंटरनेशनलिस्ट हैं, इनको बहुत ज़्यादा तजर्बा है, और मैंने आपके शो में शायद पहले भी कहा था कि अमेरिका के इतिहास में बहुत कम हुआ है कि कोई भी राष्ट्रपति या कोई भी उनकी टीम इतनी एक्सपीरियंस्ड हो। तो वाकई इन्होंने टीम बहुत तेज़ी से बनाई है और लोगों को बहुत तजर्बा है। पर मैं जैसे कह रहा था, मिक्स सिग्नल्स आ रहे हैं। अगर आप देखें निशान जी, जो 10-1 दिन पहले जो बाइडेन साहब की फॉरेन पॉलिसी पे स्पीच थी, वो कोई अकस्मात नहीं थी, उस पर बहुत काम हुआ था। और उस फॉरेन पॉलिसी की स्पीच में भारत का कोई जिक्र नहीं था, इंडो पैसिफिक का कोई जिक्र नहीं था, क्वाड का कोई जिक्र नहीं था, साउथ चाइना का कोई जिक्र नहीं था। तो ये मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बड़ी क्लैरिटी है, पर ये जो बाइडेन साहब ने ये भी कहा है कि 8 साल जब वो वाइस प्रेसिडेंट थे,
तो शी जिनपिंग को एज वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट मिले हैं, और यहां तक कहा है कि शायद ही कोई उनको इतना समझता हो, ये कि जितना मैं समझता हूं, ये भी कहा है कि उनमें डेमोक्रेटिक बोन नहीं है, पर ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं। और जो बाइडन अगर कोई ना कोई तरीका निकाल सके अपने देश के हित में, चीन के साथ कोई ना कोई समझौता कर पाए, तो वो एक हिस्ट्री में बहुत बड़े किरदार उभर के आएंगे। तो मैं सिर्फ मेरा ये कहना है कि हमको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका वो करेगा जो उसके हित में है। आप जो बता रहे हैं, मैं क्विकली यहां पर आऊंगा। जल सिन्हा सर, मैं यहां पर दो एग्जांपल्स ले रहा हूं सर। एक तरफ वन मैन आर्मी जिसका नाम था माइक पॉम्पियो अगेंस्ट चाइना, और दूसरी तरफ पेंटागन की टास्क फोर्स विच विल हैंडल चाइना। और पेंटागन की टास्क फोर्स ही क्यों? अगर मैं इसका आकलन करूं, क्योंकि भारत का अमेरिका से फॉरेन अफेयर्स से ज्यादा रक्षा सहयोग इंपॉर्टेंट है। डिफेंस एंड फॉरेन अफेयर्स आर नाउ ऑलमोस्ट वर्किंग टुगेदर, लेकिन डिफेंस अलायंस अमेरिका और इंडिया का ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या आपको लगता नहीं है इस लिहाज से ये पेंटागन की टास्क फोर्स एक बहुत शार्प मूव है? देखिए निशांत जी, आज के दिन में जो हमारा और अमेरिका के बीच में, जैसे आपने ब्रिंग आउट किया, हमारी डिप्लोमेटिक, हमारी जो स्ट्रेटेजिक रिलेशंस जो भी है, वो रक्षा से बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई है। और आपने ये बात पूछा है मुझसे सवाल कि क्या आने वाले समय में यही एक रहेगा। ये लेकर चलिए कि ऐसा है कि आज के दिन में जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी शिफ्ट हो रही है वो इंडो पैसिफिक में ही है। विष्णु प्रकाश साहब ने बहुत बड़ी बात कही, उन्होंने उनके एड्रेस को लिया, मगर आप देखिए, एक आपने कहा ना पैम्पियो वन मैन आर्मी, वो जाते जाते एक डिफेंस पेपर निकाल गए थे जिसके ऊपर में बहुत सारी चीजें आपने भी डिस्कशन की हैं, मगर उस पेपर को किसी ताक में नहीं रखा गया। पेंटागन जब बनाता है, पेंटागन की जो कार्रवाइयां हैं वो स्थायी कार्रवाइयां हैं। और ये जो बयान जो आपके लोगों ने दिया, आपके मनीष जी दे रहे हैं कि एक वो टास्क फोर्स बनाने की बात करते हैं, तो देखिए ये चीजें कोई भी राष्ट्रपति जो लेगा डायरेक्ट कन्फ्रंटेशंस में नहीं जाएगा। और वो देखिए, और उसने तिब्बत के मामले में, सिंजियांग के मामले में जो बाइडन है बहुत चीजें कह गए हैं। जल साहब, प्लीज पार्डन मी, मैं आपको प्लीज रोक रहा हूं, प्लीज पार्डन मी सर। बड़ी खबर यह आ रही है, एलएसी पर चीन के पीछे हटने से पाक में हड़कंप। चीन एलएसी पर भारत से डर गया, पाकिस्तान मीडिया ने कहा है। जैसे चीन एलएसी से पीछे हटा, पाकिस्तान को भी पीओके छोड़ना पड़ सकता है, पाकिस्तान मीडिया यह कह रही है। पीओके बचाना है पाकिस्तान को, पाक मीडिया का यह कहना है। कसवर मेरे सहयोगी मेरे साथ है, कसवर अब्बास, संवाददाता इस्लामाबाद से। कसवर, मतलब चिंगारी यहां है और धुआं वहां निकल रहा है। निशांत आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, चिंगारी वहां है, धुआं कहां से निकलता है। आपने बड़ा खूबसूरत आपने एक फ्रेज इस्तेमाल किया है। मैं आपको बताऊं कि जब इंडिया जो फ्रंट्स के ऊपर इसको टेक ऑन कर रहे थे, पाकिस्तान और चाइना, तो जाहिर है वो सिचुएशन कुछ डिफरेंट थी। अब चाइना, अगर पाकिस्तान मीडिया कहे या ना कहे, लेकिन रियलिटी यही है कि चाइना गॉट अफ्रेड ऑफ इंडिया और उनको पीछे हटना पड़ा। अगर शुरू से इनका स्टांस देखें और आप देखें तो बड़ा जमीन आसमान का फर्क है। तो चाइना, इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया और जापान का जो एक संबंध था, तो उसने बड़ा प्ले किया और पाकिस्तान में विजिबली इसको महसूस किया जा रहा है। और मेरा ख्याल ये है कि लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर अब सूरत हाल बहुत ज्यादा चेंज हो गई है, क्योंकि इंडियन जो आर्म फोर्सेज हैं उनकी कंस्ट्रक्शन अब लाइन ऑफ कंट्रोल। मैंने आपसे ये सवाल क्यों पूछा था कसवर, क्योंकि मेरी अगली खबर जो है वो बड़ी महत्वपूर्ण है, और वो उसके लिए मैं जल सेना के पास भी उनको इन्वॉल्व करूंगा। एफएटीएफ के वर्किंग ग्रुप की आज बैठक हो रही है। चीन तुर्की की मदद से ग्रे लिस्ट से निकलने की फिराक में पाकिस्तान पर कार्रवाई को लेकर एफएटीएफ में आज फैसला संभव है। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कसवर, क्योंकि ये पहली खबर, एक तरफ चाइना के डरने की बात, दूसरी तरफ बगैर चाइना के सपोर्ट के वो एफएटीएफ में कभी भी ब्लैक लिस्ट में जा सकते हैं, वहां पर इसको लेकर क्या हलचल है? देखिए निशांत, बहुत बड़ी हलचल है पाकिस्तान में, और मैं आपको ये वाज़ेह कर देना चाहता हूँ, जिसमें मेरी गपशप हो रही है यहाँ पे पाकिस्तानी ऑफिशियल से,
उनको क्लियर कट फील हो गया है कि ग्रे लिस्ट से निकलना जो है वो इनके लिए नामुमकिन है। वो भले चाइना की सपोर्ट हो, तुर्की की हो, मलेशिया की हो, या कुछ 2-3 और भी मुल्क शामिल हो जाए, लेकिन वन थिंग इज क्लियर कि पाकिस्तानी ऑफिशियल को पता चल गया है ग्रे लिस्ट से निकलना हमारे लिए इंतहाई मुश्किल है। अब बात करते हैं कि इंडिया, चाइना और पाकिस्तान की। पाकिस्तान को हमेशा एक बजटरी सपोर्ट चाहिए होती है चाइना की तरफ से, और जाहिर है चाइना ने कभी मायूस नहीं किया। हो सकता है अब चीजें बड़ी डिफरेंट है, लेकिन फिर भी पाकिस्तानी ऑफिशियल कोशिश कर रहे हैं। FATF की एक ऐसी लटकती तलवार है जिससे पाकिस्तान को भी रियलाइज हो गया कि शायद ग्रे लिस्ट से निकलना नामुमकिन हो गया है इस वक्त के लिए। आप जो बता रहे हैं ग्रे लिस्ट से निकलना नामुमकिन हो गया है पाकिस्तान के लिए। मैं सीधे चलूंगा जन सेना के पास। जन सेना, सर अभी के जो हालात है उससे बड़ी इंटरेस्टिंग 2 खबरें हैं। पहला तो वहां पर हड़कंप है कि हमारा POK गया। खैर पाकिस्तान मीडिया थोड़ा प्रोपेगेंडा कर सकता है, वी डोंट माइंड इट, नेवर माइंड। लेकिन दूसरी इंटरेस्टिंग खबर यह है कि पाकिस्तान जो है बेल्ट रोड इनिशिएटिव में चाइना को कोऑपरेट नहीं कर रहा है, बट वो चाइना की मदद चाहता है कि वो ब्लैकलिस्ट में ना जाए। तो चाइना का जो बैलेंस ऑफ पावर है पाकिस्तान को लेकर वो थोड़ा अपने आप में डिसरप्ट हो रहा है, क्योंकि वो सिर्फ दे रहे हैं, कुछ ले नहीं पा रहे हैं पाकिस्तान से। देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग सिचुएशन बना है, और खास करके जैसे कसवर बता रहे थे, मेरा यह मानना है कि पाकिस्तान किसी भी हालत में ग्रे लिस्ट से नहीं निकल सकता, क्योंकि ये तकनीकी चीजें हैं। 39 मेंबर देश में मिनिमम जो वो उसको चाहिए उससे निकलने के लिए 15 लोगों कहां से जुटा पाएगा, वो नहीं कर सकता, ये तो मान के चलिए। हाँ, वो बहुत सारी चीजें हाथ मार रहा है, वो चीजें दिखा रहा है कि वो जमीन पे कर रहा है। यदि उसको ग्रे लिस्ट में निकलना है तो वो चीजें करनी पड़ेंगी। 26 पॉइंट एजेंडा जो है उसको पूरा करना पड़ेगा। यदि आप करेंगे जरूर निकलिए। भारत भी चाहता है कि आप ग्रे लिस्ट से निकलें, पर प्रॉक्सी से नहीं, चाइना की मदद से नहीं, तुर्की के मदद से नहीं, मलेशिया के। भारत उसको प्रेशर पॉइंट पे ये, हाँ, वो ब्लैक लिस्ट में नहीं आ सकता। सर मैं आपको रोक रहा हूं। चीनी सेना के वापस आने के विजुअल्स इस वक्त आपके सामने, एक्सक्लूसिव तस्वीरें, वेल डन टीम असाइनमेंट। ये देखिए आप, ये चीनी सेना के डिसएंगेजमेंट के विजुअल्स हमारे सामने आ रहे हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, मैं चाहूंगा इसकी ब्रेकिंग भी तैयार करके दें। सबसे बड़ी खबर, सॉरी जन साहब मैं आपको रोक रहा हूं। आपके सामने तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये डिसएंगेजमेंट की पहली तस्वीरें हैं। ये देखें, LAC से चीनी सेना वापस जाएगी। PLA टैंक डिसएंगेजमेंट, फुल स्क्रीन पर जरा शॉट्स दिखाएं एक बार, राहुल फुल स्क्रीन पर शॉट्स दिखाएं। ये देखें आप, PLA के टैंक्स डिसएंगेज हो रहे हैं, भारत के टैंक्स डिसएंगेज हो रहे हैं। सॉरी, लेटेस्ट जो विजुअल्स आ रहे हैं हम सीधे आपको दिखा रहे हैं, एक बार फिर से वो विजुअल्स दिखाएं। LAC पर चीनी सेना के वापस आने के विजुअल्स हम आपके सामने सबसे पहले लेकर आ रहे हैं। ऑल इज वेल इफ इट एंड्स वेल, लेकिन ये अंत नहीं है, एंड दैट्स फॉर 100% श्योर। मैं ये सुमित से जानना चाहूंगा। सुमित, मैं नहीं जानना चाहूंगा कि क्या स्ट्रैटेजी है भारतीय सेना की, लेकिन इस एपिसोड ने क्या हमें और बेहतर कर दिया है? क्योंकि डोकलाम से ऐसा लगता है हमने कुछ नहीं सीखा और गलवान हो गया, लेकिन गलवान से हमने बहुत कुछ सीखा है। देखिए, गलवान हो या डोकलाम हो, हमने एक चीज जो सीखी वो है प्लीज पार्डन मी, मैं अपने दर्शकों को ये शॉट दिखाना चाहूंगा एक बार फिर से। आई एम सॉरी सुमित, ये देखिए तस्वीरें आपके सामने, ये भारतीय टैंक्स हैं, और इससे पहले जो टैंक्स की तस्वीरें आ रही थी वो चीनी सेना के टैंक हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, चीनी सेना के टैंक्स, ये देखें, ये चीनी सेना के टैंक्स डिसएंगेजमेंट में वापस अपनी पोजीशंस पर जाते हुए, और ये भारतीय टैंक हैं। तैयारी दोनों तरफ से काफी मजबूत थी, बर्फ पड़ी हुई है, देख सकते हैं आप इन पहाड़ियों पर माइनस का तापमान होता है। आपको बताना चाहूंगा कि ऐसे में फ्यूल ज्यादा लगता है, टैंक्स को मूव करना एक टास्क होती है, और ये डिसएंगेजमेंट प्रोसीजर, ये देखें आप, ये अपने आप में ऐतिहासिक हिस्टोरिक मोमेंट है। ये देखें, ये और तस्वीरें आ रही हैं, भारत और चीन के सैनिकों के बीच में हैंडशेक, लेकिन ये हाथ मजबूत हैं, ग्लव्स के नीचे लोहे के हाथ हैं जिन्होंने चीनियों को तोड़ा है। और गलवान में रशिया की एक एजेंसी ने कहा है कि कम से कम 45 चीनी सैनिक मारे गए थे, 10,000 से ज्यादा भी हाल के कुछ दिन पहले वापस चले गए, ठंड में बेचारे कांप गए थे। लेकिन ये तस्वीरें देखें आप, ये चीनी सेना के, जिसको कहा जाए रिट्रैक्ट करती हुई पोजीशंस, ये PLA के टैंक्स हैं जो कि बेचारे नहीं चलते, खराब हो जाते, क्योंकि वैसे भी चीनी माल है।
और ये इंडियन टैंक्स हैं पूरी ताकत के साथ जो मौजूद थे, और ये हिस्टोरिक एपिक विजुअल्स हैं। मैं चाहूंगा उसको स्प्लिट स्क्रीन पे दिखाएं, वो जो हैंडशेक वाले विजुअल्स हैं और टैंक वाले, तो बड़ा अच्छा लगेगा। ये दोनों तस्वीरें आपके सामने इस वक्त की बड़ी खबर, ये हिस्टोरिक TV9 पर एक्सक्लूसिव विजुअल्स। मैं चाहूंगा राहुल एक बार बीच में जरा ब्रेकिंग भी फ्लैश कर दें हमारे दर्शकों को, सो दैट उनको पता लग जाए। LAC से पीछे हटते हुए भारतीय टैंक और चीनी टैंक। चीनी टैंक आपके सामने है। मैं आपको बताना चाहूंगा, चीनी सेना को वहां पर रियलाइज हुआ कि उनके चॉपर्स नहीं उड़ सकते, तो उन्होंने रशिया से चॉपर्स का ऑर्डर किया। उन्हें रियलाइज हुआ कि उनके सैनिक नहीं ठहर सकते, तो 10,000 सैनिकों को वापस लिया। यह देखिए, चीनी टैंक और भारतीय सेना के टैंक अपनी पोजीशन से हटते हुए, डिसएंगेजमेंट, LAC पर बैकफुट। और ये देखें आप, अब ये इलाका खाली हो जाएगा। क्या ये समझा जाए जनरल साहब, ये जब अपनी पोजीशन छोड़ देंगे तो वो वापस वैसे ही हो जाएगा, नो मैन्स लैंड, वहां पर पत्ता भी नहीं उगता है। निशांत, फर्स्ट थैंक यू वेरी मच। ये जो विजुअल्स आप दिखा रहे हैं, हमारी छाती सीने से इन इलाकों में हम लोगों ने नौकरी की है, और यहां पर हम जब करते हैं और जब सेवा करते हैं तो हम इन चीजों को, दृश्यों को देखते हैं। ये कभी नहीं देखा हमने। ये एक मुंह की खानी है, मैं आपको बताता हूं। केवल ये फायर से नहीं होता। जनरल साहब, इफ यू कैन सी द विजुअल्स, मैं आपको दोनों विजुअल्स दिखा रहा हूं बगल में। एक तरफ वो हैंडशेक करते हुए, दूसरी तरफ डिसएंगेज करते हुए। सर प्लीज गो अहेड सर। देखिए, इन जगहों में हमारी ITBP रहती हैं। ITBP नहीं रहेगी कि हम कैलाश रेंज पे रहेंगे, मगर इन जगहों में और भी पोस्टें बनाई गई हैं। जब आप बात कर रहे थे तो हमारे आंख कान खुले रहेंगे। हमारी रिएक्शंस पॉइंट नोटेड सर। पार्डन मी सर, मैं आपको रोकूंगा, आई एम रनिंग फॉर अ ब्रेक। लेकिन यहां पर ये विजुअल सबसे पहले TV9 भारतवर्ष आपके सामने लेकर आया। एक्सीलेंट वर्क। ये देखें आप, ये आपके सामने विजुअल्स हैं, कई बीच में शॉट्स रिपीट हो रहे हैं, पार्डन मी फॉर दैट। ये देखें आप, ये एक्सीलेंट वर्क। लेकिन बहुत क्विक रिएक्शन यहां पर। विष्णु सर, मैं कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं बनाना चाहता हूं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।